हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन से यानी कि 6 अप्रैल 2019 के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सभी क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना कुछ आपको पॉइंट ज़रूर बताऊँगा। तो अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके भी वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था अजलान शाह हॉकी कप 2019 किसने जीता। तो इसको जीता था दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। ठीक है। नेक्स्ट था कहाँ की अपरदित हल्दी को GI टैग दिया गया। तो तमिलनाडु की अपरदित हल्दी को GI टैग मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। तो उसकी थीम में बोला था लिखने को, लेकिन शायद लिखना भूल गया था। तो आज लिख दे रहा हूँ, आप लोग थीम नोट कर लीजिए। थीम इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि थीम में क्या होता है, कभी कभी वर्ड का मिसमैच हो जाता है और आपके एग्जाम्स में जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें थोड़ा सा ही अंतर दिया रहता है, तो इस वजह से गलतियाँ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं थीम लिख भी दिया करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में LIC के MD, अभी हाल ही में LIC के यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों विपिन आनंद को। किसे? विपिन आनंद को। ठीक है, विपिन आनंद इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं। इससे पहले ये LIC के वेस्टर्न रीजन के हेड थे। वेस्टर्न रीजन का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग LIC की। LIC दोस्तों ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है हमारे इंडिया की, इंडियाज़ लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 सितंबर 1956 में। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी इसकी स्थापना। इसके चेयरमैन हैं MR कुमार और इसके MD कौन हैं? इसके MD हैं विपिन आनंद। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया है। तो दोस्तों RBI ने भी वृद्धि दर GDP ग्रोथ रेट घटा दिया है इंडिया की इकोनॉमी की। तो वो कितना कर दिया है? 7.2%। ठीक है, RBI के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया की फिस्कल ईयर 2019-20 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट होगी 7.2%। अच्छा, ये घटाकर किए हैं तो इससे पहले कितना था? तो इससे पहले RBI ने बताया था दोस्तों 7.4% और ये बताया था फरवरी में। अभी इसी साल फरवरी में इन्होंने बताया था 7.4% होगी, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि 7.2% होगी। ये तो रही RBI की बात यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। मैंने आपको अभी पिछले कुछ दिनों में ही बताया था कि कुछ और संस्थाओं ने घटाया है। किसने किसने घटाया है? ADB ने घटाया है, ADB ने घटाया है और फिच रेटिंग ने भी घटाया है। तो ADB ने 7.6 से घटाकर कर दिया है 7.2% और फिच रेटिंग ने घटाया था 7.0 से घटाकर कर दिया था 6.8%। ठीक है, सभी को आप लोग रिवाइज करते चलिए। फिच रेटिंग के अनुसार अब होगी ग्रोथ रेट 6.8% के दर से। ठीक है, और ADB के अनुसार इंडिया की ग्रोथ रेट अब होगी 7.2% की दर से और RBI के अनुसार भी होगी अब 7.2%। ठीक है, ग्रोथ रेट। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इतना घटाया क्यों जा रहा है, सभी संस्थाएं क्यों घटा दे रही हैं इंडिया की ग्रोथ रेट। तो दोस्तों घरेलू इन्वेस्टमेंट कमज़ोर पड़ गया है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ना ही कोई कंपनियां कर रही हैं, ना ही कोई इन्वेस्टर कर रहा है। कारण क्या है? अगर बिजनेसमैन के लिहाज से, अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो लोगों को सस्पेंस है कि सरकार चेंज हो सकती है, हो सकता है यही सरकार है या फिर हो सकता है महागठबंधन की वजह से सरकार चेंज भी हो जाए। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो फिर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि अगली सरकार का क्या पॉलिसी हो, टर्म कंडीशन हो। ठीक है, ये जनरल समझने वाली बात है। ओके, तो इसी कारण से लोग घटा दे रहे हैं, यहाँ की GDP ग्रोथ रेट घट रहा है क्योंकि इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही दूसरा कारण ये भी है दोस्तों कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी थोड़ा सुस्ती है, इस समय सुस्ती चल रही है, ढीलापन चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं GDP की। ये GDP क्या है? GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब कोई एक फिस्कल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर, यानी हमारा भारत है तो हमारे भारत की सीमा के अंदर जितने भी वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा, उनके उत्पादन को ही उस देश की GDP कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो फिर से सुनिए।
एक वित्तीय वर्ष में यानी कि एक फिस्कल ईयर में देश की सीमा के अंदर यानी कि पूरे देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं तो उसे उस देश का जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। आरबीआई आया है तो आरबीआई के बारे में फिर से रिवाइज कीजिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई, इसके करेंट टाइम पर गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं ये। आरबीआई दोस्तों केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है और आरबीआई मुद्रा छापने का अधिकार रखता है, यानी कि मुद्रा यही छाप सकता है। इसके साथ ही ये भारत के बैंकों का बैंक है, जितनी भी बैंकें हैं वो सभी बैंकिंग करती हैं अपना आरबीआई से ही। क्लियर है इतना। इसके 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कई बार बताते बताते मुझे एकदम एक रिदम में रट गया है, उसी प्रकार आपको भी रट जाना चाहिए। जितनी बार आए आप लोग रिवाइज़ करो, ऐसे रिवाइज़ करते रहो। बार बार रिवाइज़ करोगे तो एकदम बिल्कुल जुबान पर आ जाएगा, ठीक है। कभी गलती नहीं होगी। चीज़ों को बिल्कुल ईजी बना दो, ठीक है। इतनी बार उसको पढ़ लो, चीज़ों को इतनी बार रिवाइज़ कर लो कि आपको बहुत ही हल्का क्वेश्चन लगने लगे। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपसे अगर पूछा जाए कि वित्त मंत्री कौन है तो आप तुरंत बता देंगे अरुण जेटली जी, ठीक है। क्योंकि आप रोजाना पढ़ते हैं और बहुत आम सवाल लग रहा है आपके लिए, बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप किसी शहरी इलाके में चले जाओ और ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ पर पढ़ाई का माहौल नहीं है और जहाँ पर लोग केवल जैसे जॉब वगैरह में ज़्यादा फोकस रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। उन लोग से जाकर अगर पूछोगे कि वित्त मंत्री कौन है या फिर कानून मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, तो वो लोग नहीं बता पाएंगे। वो लोग कहेंगे ये क्या होता है। तो क्यों? क्योंकि उन लोग को बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा और आपके लिए इतनी बार आपके सामने ये चीज़ें आ चुकी हैं कि आपको बिल्कुल ईजी लग रहा है। इसी प्रकार आप कोई भी जैसे जो जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं तो पार्टिकुलर वीडियो भी बना देता हूँ संस्थाओं पर जो भी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपके सामने जितनी बार क्वेश्चंस आए, जो भी चीज़ पॉइंट आए, कोई संस्था का नाम आए, कोई ऑर्गेनाइजेशन आए, तो आप लोग बार बार रिवाइज किया करो। इससे आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे वो सारे क्वेश्चंस आपको हल्के लगने लगेंगे बहुत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने झूठी अफवाहों को रोकने के लिए टिप लाइन फीचर शुरू किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों झूठी अफवाहों को रोकने के लिए टिप लाइन फीचर शुरू किया है व्हाट्सएप ने। किसने? व्हाट्सएप ने। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, तो फिर व्हाट्सएप पर और फेसबुक वगैरह पर बहुत ज़्यादा अफवाहें भी फैल रही हैं। तो व्हाट्सएप ने जारी किया है एक टिप लाइन फीचर। इसमें क्या होगा, इसमें यूज़र्स को एक जानने का हक दे दिया जाएगा जिससे वो चेक कर पाएंगे कि उनके पास जो मैसेज आया है वो फेक है या फिर रियल है। कभी कभी बहुत सारे डाटा भी आते हैं तो वो डाटा सब सही है या फिर रॉन्ग डाटा सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए व्हाट्सएप ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, मैं आपको डिस्प्ले करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो नंबर जारी किया है। अब ये 4 भाषाओं में लोग कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या फिर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब इसके लिए भी लोग 4 भाषाओं में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से। कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी में पूछ सकते हैं, तेलुगु में पूछ सकते हैं, बंगाली में पूछ सकते हैं या फिर मलयालम लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है जिस पर आपको कोई डाउट है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप लोग बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने बीमा उत्पादों के लिए भारतीय एक्सा कंपनी के साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में कर्नाटका बैंक ने किया है दोस्तों भारतीय एक्सा कंपनी के साथ। किसके साथ? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बीमा उत्पादों के लिए यानी कि इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए समझौता किया है कर्नाटक बैंक ने। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक बैंक की। कर्नाटक बैंक देख लीजिए इमेज में। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों मंगलुरु में, कर्नाटक में। इसके हेडक्वार्टर है महाबलेश्वर MS। कौन है? महाबलेश्वर MS है इसके हेड। और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में हुई थी इसकी स्थापना। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉस्को एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया। तो अभी हाल ही में मॉस्को एक्सचेंज के साथ दोस्तों BSE और इंडिया INX ने किया है समझौता। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में अभी हम लोग इंडिविजुअली बात करेंगे। तो अभी हाल ही में BSE और इंडिया INX ने यानी कि बोथ ने, A और B दोनों ने मॉस्को एक्सचेंज के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मॉस्को एक्सचेंज क्या है? ये दोस्तों जैसे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे ये रसिया का स्टॉक एक्सचेंज है, रूस का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। मॉस्को रूस की राजधानी है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MOEX, ठीक है, मॉक्स। मॉस्को एक्सचेंज को हम लोग लिखते हैं मॉक्स, ठीक है। तो MOEX के साथ BSE और इंडिया INX ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बारी बारी एक एक को।
पहले बात करते हैं बीएससी की। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, भारत का ही नहीं, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके साथ ही ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। 1875 में हुई थी इसकी स्थापना, 1875 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके चेयरमैन हैं एस रवि। कौन है? एस रवि हैं इसके चेयरमैन, और इसके एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। कौन है? आशीष कुमार चौहान जी हैं इसके एमडी और सीईओ। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं इंडिया आईएनएक्स की। तो इंडिया आईएनएक्स इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। ओके, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। ये दोस्तों इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये इंडिया आईएनएक्स। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, ठीक है, अभी 2 साल पहले ही हुई थी इसकी स्थापना। गुजरात में ये लोकेटेड है। इसके करंट टाइम पर सीईओ और एमडी हैं वी बाला सुब्रमण्यम। कौन है? वी बाला सुब्रमण्यम। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दूसरा है और ये इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज दूसरा है। इसके बारे में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कमेंट मत कीजिएगा। मॉस्को एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो ये रूस में है, ठीक है, रूस का ये है, और इसके करंट टाइम पर हेड हैं अलेक्जेंडर अफनासेव। कौन है? अलेक्जेंडर अफनासेव। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में BIS ने किसके साथ मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अभी हाल ही में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दोस्तों IIT दिल्ली के साथ, किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन और अनुरूपता मूल्यांकन यानी कि कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट के लिए ये हस्ताक्षर किए हैं एक समझौते पर IIT दिल्ली के साथ BIS ने। क्लियर है? BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मैंने बताया आपको। इसके महानिदेशक हैं सुरीना राजन। कौन है? सुरीना राजन इसके महानिदेशक हैं। और IIT दिल्ली के डायरेक्टर कौन हैं? वी राम गोपाल। कौन है? प्रोफेसर वी राम गोपाल। तो इन दोनों ने ही समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ILNFS के MD के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों CS राजन को, किसे? CS राजन को ILNFS के MD के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। ILNFS एक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है इसका फुल फॉर्म। इसके MD बन गए हैं CS राजन, ठीक है। इसके साथ ही विनीत नैयर आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनको दोस्तों कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया है इसी के साथ ही, ठीक है, कार्यकारी उपाध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों मनाया जाता है 5 अप्रैल को, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे की। ये इस बार का दोस्तों 56वां संस्करण था, यानी कि 56 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कब? 5 अप्रैल 1964 को ये पहली बार मनाया गया था। क्लियर है? अब आपके लिए होमवर्क क्या है, इस मंथ के 2 और डेट आ चुके हैं। कौन कौन से? एक तो 2 अप्रैल आ चुका है और एक आ चुका है 4 अप्रैल। तो इन दोनों डेट्स को क्या क्या मनाया गया है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक दोस्तों मनाया जा रहा है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये मनाया जा रहा है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक यानी कि अंधापन रोकथाम सप्ताह, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। ये नेत्रहीनों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये ब्लाइंडनेस लोगों के प्रति ये मनाया जाता है, ठीक है। भारत में अगर बात करें डाटा के अनुसार तो 10 मिलियन लोग अभी भी अंधेपन से पीड़ित हैं, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग लगभग में। और अगर दुनिया भर की बात करें तो 37 मिलियन लोग दुनिया भर में अंधेपन से पीड़ित हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 37 में 10 मिलियन तो इंडिया के ही हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत नेपाल मताधिकार निवेश एक्सपो और कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब बात आती है कि ये ऑर्गेनाइज़ क्यों किया जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ओके, तो भारत और नेपाल के बीच में ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अब नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में भी जल्दी से जानिए।
मैप में देख लीजिए, ये रहा नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ के पीएम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यानी केपी शर्मा ओली, यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, नेपाल की मुद्रा होती है नेपाली रुपया, संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। क्लियर है इतना? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस बार इस वीडियो को कर दीजिए लाइक जल्दी से, और जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई सुझाव हो तो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कि आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैंपियंस ऑफ अर्थ 2018 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको बताना है निम्न में से किसे चैंपियंस ऑफ अर्थ 2018 का पुरस्कार अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जायद पदक किस देश द्वारा राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो जायद मेडल के बारे में अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो अगर आपको याद हो तो आप लोग बताइए किस देश द्वारा ये दिया जाता है। और इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो लोग डिटेल में आंसर करेंगे और सबसे पहले करेंगे, तो उन 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कल की वीडियो में किन किन लोगों ने आंसर किया है डिटेल में, वो भी सबसे पहले। तो उन 15 लोगों के नाम हैं किशोर वर्मा, विश्वदीपक, कुमार कुंवर, स्वीटी कुमारी, अमरजीत, रश्मि उपाध्याय, नेहा खान, संगीता रावत, मंटू कुमार, आंचल कुमारी, ठंडीराम, गुनावत, कल्याण दास, सूरज कुमार, शुभम, परम सिद्धू, रवि सिंह। तो इतने लोगों ने सबसे पहले डिटेल में आंसर किया है, और ये 15 लोगों के नाम हैं। और लोगों का नाम नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करने का प्रयास किया करिए, डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया करिए, ठीक है? तो आपका नाम भी आएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, वरना नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम बहुत आ रही है आजकल, तो आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग सारी PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.